नमस्कार फ्रेंड्स, आपका अवामिका अकेडमी पर स्वागत है। आज तो आपका आर्थिक समीक्षा 2024-25 में सेकंड नंबर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जैसा कि लास्ट क्लासेज में फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, अब आपका सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस यूनिट का नाम है आपका बुनियादी संरचना से मूलभूत सुविधाओं का उन्नयन, यानी बुनियादी संरचना से मूलभूत सुविधाओं का उन्नयन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो आपका ये सेकंड नंबर का चैप्टर है फ्रेंड्स, वो 3-4 वीडियो में कंप्लीट होगा। जिसमें आज फर्स्टली बात करेंगे एनर्जी के बारे में बात करेंगे, फिर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, फिर पीपीपी मोड पर बात करेंगे। इसके अलावा जो राजस्थान सरकार द्वारा या राजस्थान सरकार में जो 14 बाह्य परियोजनाएं हैं यानी एक्सटर्नल प्रोजेक्ट है, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बात करना चाहेंगे, मोटे ओवरव्यू के रूप में देख लेते हैं कि राजस्थान में कितनी ऊर्जा का उत्पादन अभी दिसंबर 2024 में किया गया है। ठीक है, जिसमें तापीय विद्युत का कितना योगदान है, सौर ऊर्जा का कितना है, पवन ऊर्जा का कितना है, बायोमास एनर्जी का कितना है। ठीक है, हाइड्रोजन नीति क्या है, इसके अलावा प्रधानमंत्री कुसुम योजना क्या है, प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर योजना क्या है, आदि योजनाओं के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका सेकंड यूनिट का नाम पहले बात कर चुके हैं कि सेकंड यूनिट है आपकी बुनियादी संरचना से मूलभूत सुविधाओं को उन्नयन के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें स्टार्ट करते हैं कि राजस्थान 2030 के $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य के मुख्य केंद्र बिंदु जैसे बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, नवीकरणीय ऊर्जा है, ट्रांसपोर्टेशन है, जल संसाधन है और नवाचारी और सार्वजनिक निजी भागीदारी या ट्रिपल पी जैसी महत्वपूर्ण क्षेत्र का विकास करना है। ठीक है, यानी अगर राजस्थान को 2030 तक $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है, तो उस संबंध में राजस्थान सरकार को एनर्जी के क्षेत्र में कार्य करना होगा, ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में कार्य करना होगा, यानी परिवहन के क्षेत्र में कार्य करना होगा, जल संरचना के क्षेत्र में कार्य करना होगा, और इसके अलावा पीपी मोड पर जितनी परियोजनाएं हैं उनके ऊपर कार्य करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रामीण सड़कें, राज्य एवं राष्ट्रीय राजमार्ग और औद्योगिक क्षेत्रों का जुड़ा आधारभूत नेटवर्क व्यापार और वाणिज्य को सुविधाजनक बनाने के साथ ही शहरी और ग्रामीण अंतर को कम करके समावेशी और समान विकास को सुनिश्चित करना है। यानी इसमें यह बता रखा है कि राजस्थान को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर का यानी अवसंरचनात्मक कार्य किए जाएंगे, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, ग्रामीण सड़कों को जोड़ना, शहरी सड़कों को जोड़ना, जल संरचना का विकास करना, पीपीपी मोड पर अन्य कई योजनाओं को प्रस्तावित करना। ठीक है, इसके अलावा जो केंद्र सरकार से या केंद्र सरकार द्वारा जो प्रायोजित योजनाएं हैं उनका कार्य करना, तथा जो 14 योजनाएं हैं एक्सटर्नल रूप से वित्त पोषित है, उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। 14 योजनाएं कौन सी हैं उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो जो आपकी 14 प्लान्स है एक्सटर्नल फाइनेंस के द्वारा चल रही है, यानी वित्त पोषित है एक्सटर्नल रूप से, बाह्य रूप से, तो उनका किस तरीके से कार्य करना है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब इसमें ये बात कर रहे हैं कि आर्थिक विकास को यानी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले प्रमुख बुनियादी ढांचा के बारे में बात करेंगे, यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करेंगे, यानी आर्थिक बुनियादी ढांचा किस प्रकार से तैयार किया जाएगा। तो इसमें फर्स्ट तो है राजस्थान को जोड़ने का कार्य किया जाएगा। अब राजस्थान कैसे जुड़ेगा, तो राजस्थान को जोड़ने के लिए सड़कों का विकास करना होगा, गाँवों को शहरों से कनेक्टिविटी करनी होगी गाँवों की। इसके अलावा राज्य राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग को आपस में कनेक्टिविटी करनी होगी उनकी। और इसके अलावा है एकीकृत परिवहन है, राजस्थान का भविष्य सुरक्षित करना है, विकास को गति देने का कार्य करना है, सार्वजनिक निजी भागीदारी एंड ट्रिपल पीपीपी एक सतत भविष्य का निर्माण करना है, और इसके अलावा राजस्थान को सशक्त बनाना है। तो इनके बारे में बात कर लेते हैं वन बाय वन। यानी राजस्थान को जोड़ना है, तो राजस्थान को जोड़ने के लिए ग्रामीण मार्गों से औद्योगिक राजमार्गों तक विकास करना होगा। यानी उद्योगों का विकास कब होगा फ्रेंड्स, जब उनको प्रॉपरली परिवहन की सुविधा मिलेगी। क्या मिलेगी, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी मिलेगी। जब माल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा तो उसके लिए राजमार्गों का विकास करना होगा। नेक्स्ट है आर्थिक विकास और गतिशीलता की दिशा में कदम बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। एकीकृत जल और संरचना का निर्माण किया जाएगा। अभी ये थोड़ा मिसप्रिंट है, बाहरी की जगह बाहर आएगा, यानी एक्सटर्नल बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की शक्ति का उपयोग करना होगा।
बुनियादी ढांचे में निजी निवेशक खोलना होगा, यानी जो सरकार द्वारा जितने भी योजनाएं हैं अब उनमें ट्रिपल पी के माध्यम से, यानी ट्रिपल पी के माध्यम से निवेश यानी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा। यानी ट्रिपल पी के बारे में बात करेंगे, ट्रिपल पी क्या होता है जब आपका चैप्टर आएगा उसमें भी डिटेल से बात करेंगे। हरित बुनियादी ढांचे की क्षमता के बारे में बात कर रहे हैं। ऊर्जा आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करने का कार्य किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आपका आज आपका यानी ये तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बता रखा है सेकंड चैप्टर में। तो अब उसमें 1 बाय 1 वीडियो के माध्यम से, सेपरेट वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के बारे में बात करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में राजमार्गों के बारे में बात करेंगे, फिर ट्रिपल पी के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद में जो एक्सटर्नल वित्त पोषित परियोजनाएं हैं या प्रोजेक्ट है 14 उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज ओनली एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो एनर्जी की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड, फर्स्ट बात कर लेते हैं कि एनर्जी होता है वो एनर्जी उद्योगों की दृष्टि देखा जाए तो एनर्जी का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि एनर्जी के बगैर कोई भी उद्योग धंधा आगे नहीं बढ़ सकता है। यानी प्रत्येक उद्योग धंधे को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ऊर्जा का उत्पादन सरकार द्वारा किस प्रकार से किया जाता है, यानी सरकार एक तो तापीय ऊर्जा के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करती है। इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो इसमें सौर ऊर्जा आ गई, इसके अलावा पवन ऊर्जा आ गई, बायोगैस आ गया। ठीक है, अब इनको 1 बाय 1 देखते हैं। पहले तो इसकी बेसिक चीज देखते हैं कि राजस्थान की जो ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता है वो कितनी है। तो ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता के बारे में बात कर लेते हैं। तो राजस्थान की दिसंबर 2024 यानी जो ये डाटा है, यानी जो डाटा है वो दिसंबर 2024 तक का है। तो इसमें ये बता रखा है कि दिसंबर 2024 तक की ऊर्जा क्षमता राजस्थान की फ्रेंड्स कितनी थी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ऊर्जा क्षमता आती है राजस्थान की दिसंबर 24 तक 26,325.19 मेगावाट थी। कितनी थी? अब मोटा मोटा याद रखना है कि 26,325 मेगावाट थी। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान की दिसंबर 2024 तक ऊर्जा की जो अधिष्ठापित ऊर्जा की क्षमता थी वो कितनी थी, तो 26,325.19 मेगावाट थी। अब बात करें कि इसके स्रोतों के बारे में बात करें तो राज्य के ऊर्जा के स्रोतों में एक तो तापीय विद्युत होती है। अब ताप में आपका जो तापीय विद्युत का उत्पादन किया जाता है वो गैस के रूप में किया जाता है, या इसके अलावा जो पेट्रोल डीजल होते हैं उनके माध्यम से भी तापीय विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, एक जल विद्युत ऊर्जा, गैस आधारित उत्पादन और नवीकरणीय ऊर्जा में बात करें तो पवन है आपकी, सौर है, बायोगैस या बायोमास शामिल है। यानी तापीय विद्युत ऊर्जा के अंदर एक, ठीक है, जल विद्युत, गैस आधारित उत्पादन और तापीय विद्युत अलग होता है, जल विद्युत अलग होता है, गैस आधारित उत्पादन अलग होता है। इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा में बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में बात करें तो आपका पवन हाइब्रिड ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गई, बायोमास आदि शामिल है। अब नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तो राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत थर्मल पावर है, यानी तापीय। देखिए फ्रेंड्स, राजस्थान में जो उत्पादन होता है ऊर्जा का वो लगभग 7800 मेगावाट के लगभग का उत्पादन सिर्फ तापीय विद्युत ऊर्जा का है, पार्ट है। यानी ताप के द्वारा जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, तापीय विद्युत ऊर्जा है, उसका पार्ट देखें तो 7800 मेगावाट के लगभग तापीय विद्युत ऊर्जा उत्पादित की जाती है। उसके अलावा फिर सौर ऊर्जा आ गया, आपकी पवन ऊर्जा आ गई। अब उनको देखते हैं, भी डाटा देखेंगे कि राजस्थान में कितनी ऊर्जा का उत्पादन अभी दिसंबर 2024 की स्थिति के अकॉर्डिंग किया जा रहा है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2024 तक राज्य सरकार की परियोजनाओं में से स्थापित थर्मल क्षमता 7830 थी। यानी जो थर्मल क्षमता की बात कर रहे हैं यहाँ पे, थर्मल जो उत्पादन हो रहा है बिजली का वो 7830 मेगावाट हो रहा है। कितना हो रहा है फ्रेंड्स? 7830 मेगावाट का उत्पादन किया जा रहा है। अब इसकी जो मुख्य कंपनी है, जो एनटीपीसी होती है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, एनटीपीसी की मुख्य कंपनी है। यानी जो ये आपका जो तापीय विद्युत उत्पादन किया जाता है, जो उसकी जो मुख्य कंपनी है वो एनटीपीसी है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यानी राजस्थान में दिसंबर 2024 तक सौर ऊर्जा की बात करें, पहले तो बात कर चुके हैं फ्रेंड्स, यानी ताप ऊर्जा की, ताप की बात कर चुके हैं। तो उसमें तो 7830 आपका मेगावाट का उत्पादन हो रहा था। ठीक है, दिसंबर 2024 के अनुसार।
अब यहाँ पे सौर ऊर्जा की बात करेंगे, तो सौर ऊर्जा का उत्पादन कितना है वो देख लेते हैं। तो सौर ऊर्जा का उत्पादन आपका दिसंबर 24 के अकॉर्डिंग है 5482.66 मेगावाट है। कितना है? 5482.66 मेगावाट है। अगर तापीय विद्युत ऊर्जा की बात करें तो 7830 आपका मेगावाट उत्पादन दिसंबर 2024 के अकॉर्डिंग हो रहा है। वो सौर ऊर्जा की बात करें तो ये लगभग आपका 5482 के आसपास है। तो आपको मोटा मोटा ध्यान में रखना है कि लगभग 5500 मेगावाट के लगभग सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करें राज्य की पवन ऊर्जा क्षमता के बारे में बात करें। अगर पवन ऊर्जा की बात करें तो पवन ऊर्जा का उत्पादन दिसंबर 2024 के अकॉर्डिंग 4414.12 मेगावाट हो रहा है। कितना हो रहा है? 4400। तो इसमें सबसे ज़्यादा देखें तो सबसे ज़्यादा अंश आपका ताप विद्युत का है, फिर सौर ऊर्जा का 5400 है, फिर पवन ऊर्जा का आपको 4400 है। और राजस्थान में दिसंबर 24 तक पवन सौर ऊर्जा मिलाकर कुल स्थापित क्षमता की 37.67% है। यानी जो आपकी पवन ऊर्जा है, इसके अलावा सौर ऊर्जा है, अगर दोनों को मिलाएंगे तो कुल उत्पादन का लगभग 37.5% यानी 37.62% का योगदान किसका है? आपका पवन और सौर ऊर्जा का उत्पादन में जो इनका सहयोग है। यानी अकेले पवन और जो सौर ऊर्जा है उनका उत्पादन 37.62% राजस्थान सरकार द्वारा किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी फ्रेंड्स ये टेबल है, इसको आपको अच्छी तरह से देखना है। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में किसी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें पहले तो अभी बात कर चुके हैं कि ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता के बारे में बात कर चुके हैं। तो पहले 2023 के डाटा से कैलकुलेशन उसे तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, फिर 24-25 से करेंगे। तो तापीय विद्युत ऊर्जा की बात करें जैसे कि पहले कर चुके हैं, तो 7830 2023-24 में था और अभी 24 में भी सेम है। जल विद्युत का उत्पादन सेम है, 1017.32 मेगावाट किया जा रहा है। गैस की बात करें तो गैस नाममात्र का है, 450 मेगावाट के लगभग उत्पादन किया जा रहा है। और इन दोनों का योग है 94,0447.79 मेगावाट का उत्पादन इनसे किया जा रहा है। यानी ताप से, जल विद्युत से, गैस से। अगर यह तो हो गई स्टेट गवर्नमेंट की, यानी जो राज्य सरकार की परियोजनाएं की बात कर चुके हैं। अब केंद्रीय परियोजनाओं में राज्य को आवंटित हिस्से की बात करें तो तापीय विद्युत की बात करें तो 1916.37 मेगावाट का राज्य को हिस्सा मिल रहा है। जल विद्युत की बात करें तो नामात्र है, 740.66 है। गैस बिल्कुल नहीं है। परमाणु की बात करें, एटॉमिक एनर्जी की बात करें तो एटॉमिक एनर्जी में यानी परमाणु ऊर्जा में 456.74 मेगावाट का उत्पादन किया जा रहा है। टोटल यानी 3113.77 मेगावाट का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है। अब इनके ये तो हो गए आपके जो दिसंबर ऊर्जा की अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता के बारे में बात कर चुके हैं दिसंबर 2024 के अकॉर्डिंग, जिसमें ताप का कर चुके हैं, गैस का कर चुके हैं, जल विद्युत का कर चुके हैं। इसके अलावा जो आपकी नवीकरणीय ऊर्जा है, सौर है, बायोमास है और पवन है, उनके बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं। यानी कितनी उत्पादन क्षमता अभी वर्तमान में की जा रही है दिसंबर 24 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग। इसके अलावा जो केंद्र सरकार की प्रायोजित योजनाएं हैं, यानी केंद्र सरकार के द्वारा बिजली का हिस्सा जो राजस्थान सरकार को दिया जा रहा है वो कितना है उसके बारे में बात कर चुके हैं। यानी स्वयं की भागीदारी की बात, जो स्वयं की भागीदारी की परियोजना है उनकी बात कर चुके हैं। और केंद्रीय परियोजनाओं में से राज्य को किस प्रकार से आवंटन किया जा रहा है उसके बारे में बात कर चुके हैं। अब इसमें एक चीज देख लेते हैं कि ऊर्जा उत्पादन की बात करें तो राजस्थान की 2020-21 से 23-24 तक कुल ऊर्जा उत्पादन की संकलित वार्षिक वृद्धि दर यानी कंसोलिडेटेड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें तो लगभग 4.08% के लगभग है। इस अवधि के दौरान ऊर्जा में 20.57% CAGR की दर से वृद्धि हुई है, जबकि पवन ऊर्जा में 5.3% की वृद्धि हुई है। यानी जो आपकी सौर ऊर्जा है उसमें तो लगभग 20.5% के लगभग वृद्धि हुई है। और जबकि पवन ऊर्जा की बात करें तो इसमें वृद्धि काफी कम हुई है, यानी लगभग 5.30% की वृद्धि पवन ऊर्जा में पिछले 4-5 साल में हुई है। ठीक है। यानी इन डाटाज की बात कर चुके हैं, स्वयं की भागीदारी परियोजनाओं के बारे में बात कर चुके हैं और केंद्रीय परियोजनाओं से राज्यों को कितना बिजली का आवंटन किया जा रहा है उसके बारे में बात कर चुके हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं। यानी
RREC यानी जो राजस्थान के जो नवीकरणीय ऊर्जा है, RSMML निजी क्षेत्र पवन ऊर्जा बायोमास सौर ऊर्जा परियोजना की बात करेंगे तो पवन में यानी जो पवन ऊर्जा है उसे 4414.12 मेगावाट उत्पादन किया जा रहा है। बायोमास से बात करें यानी ईंधन से बात करें तो इसमें नाम मात्र है 124.85 मेगावाट का उत्पादन किया जा रहा है। सौर ऊर्जा से यानी कुसुम यानी अभी इस योजना की बात करेंगे तो इसमें लगभग अच्छा खासा प्रोग्रेस हुआ है। 3-4 साल में 5482.66 मेगावाट का उत्पादन किया जा रहा है। अगर तापीय जल विद्युत परियोजना की बात करें तो इसमें लगभग 3742 मेगावाट का उत्पादन किया जा रहा है। तो ये तो हो गया आपके टोटल निजी क्षेत्र ऊर्जा बायोमास सौर परियोजनाओं की, तो 13,763 का उत्पादन किया जा रहा है। तो टोटल जो दिसंबर 2024 के डाटा की बात करें, आंकड़ों के अनुसार बात करें तो लगभग तो 26,325.19 मेगावाट का उत्पादन राजस्थान सरकार द्वारा किया जा रहा है बिजली का। अब इसके प्रसारण तंत्र की बात करें यानी प्रसारण तंत्र यानी ट्रांसमिशन सिस्टम की बात करें, यानी बिजली का उत्पादन होता है, उसके पश्चात में इनको ट्रांसमिशन लाइनों के माध्यम से इनको जीएसएस में भेजा जाता है। अब जीएसएस 765 केवी के भी होते हैं, इसके अलावा 400 केवी, 220 केवी, 132 जीएसएस स्टेशन होते हैं, उसके अलावा 3311 केवी के स्टेशन होते हैं। तो इनको भेजने का कार्य ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से किया जाता है। राजस्थान में दिसंबर 2024 तक कुल ईएचवी प्रसारण नेटवर्क की बात करें तो 44,438 सर्किट किलोमीटर के साथ, यानी इसमें पीपीपी की जो ट्रिपल पी की परियोजनाएं हैं उनके साथ में लगभग 44,438 सर्किट किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन है, यानी प्रसारण तंत्र प्रणाली है। वर्ष 16-17 से दिसंबर 24 तक की अवधि में कुल प्रसारण नेटवर्क में वृद्धि लगभग 23.72% की वृद्धि हुई है, यानी इतनी लाइनों का विस्तार किया गया है, ट्रांसमिशन लाइनों का विस्तार किया गया है। ठीक है, लगभग 8 साल में। वर्ष 2021 से लेकर 23-24 की बात करें तो राजस्थान की कुल ऊर्जा उपलब्धता है, यानी राजस्थान की कुल ऊर्जा उपलब्धता की बात करें तो लगभग 10,948.74 करोड़ यूनिट है। कितनी है? लगभग 11,000 करोड़ यूनिट के लगभग विद्युत की जो कुल ऊर्जा की उपलब्धता है यूनिट की, वो लगभग 11,000 करोड़ यूनिट की उपलब्धता वर्तमान में राजस्थान सरकार के पास में है। नेक्स्ट बात करें वर्ष 2020-21 से वर्ष 23-24 तक कुल ऊर्जा उपलब्धता में वृद्धि 27.27% की हुई है। दिसंबर 24 तक उपभोक्ताओं की संख्या की बात करें तो लगभग ये 2 करोड़, आप मोटा मोटा इसको 2 करोड़ मान लें, 196.22 लाख के लगभग है। दिसंबर 24 से 100% ग्रामीण विद्युतीकरण, यानी लगभग दिसंबर 2024 तक जितने भी राजस्व गाँव है 43,965 गाँवों का लगभग 100% विद्युतीकरण का कार्य कर दिया गया है। मार्च 2024 तक ढाणियों एवं परिवारों का विद्युतीकरण। ठीक है, अब ये डाटा कोई इतना खास नहीं, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दिसंबर 24-25 तक कृषि कनेक्शन कितने आवंटित कर दिए गए हैं? तो 72,373 कृषि कनेक्शनों का आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया गया है। यह आपको डाटा ध्यान में रखना है कि कितने कृषि कनेक्शनों का अलॉटमेंट किया गया है या कितने कृषि कनेक्शन राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। तो लगभग 72,000 के आसपास कृषि कनेक्शन जारी किए गए हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका बिजली तंत्र की बात कर चुके हैं कि राजस्थान में बिजली का उत्पादन होता है। ठीक है, वो कितना होता है, ताप ऊर्जा में कितना होता है, सौर ऊर्जा में कितना होता है, पवन ऊर्जा में कितना होता है, बायोमास ऊर्जा में कितना होता है, जल विद्युत में कितना होता है, उसके बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं। उसके अलावा राज्य सरकार द्वारा स्वयं की परियोजनाओं से कितना उत्पादन किया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा उसको कितनी बिजली आवंटित की जाती है, और पार्टनरशिप में कितनी बिजली का उत्पादन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। और टोटल कुल 26,325.19 मेगावाट का उत्पादन दिसंबर 2024 के डाटा के अकॉर्डिंग किया जा रहा है। ठीक है, और राजस्थान सरकार द्वारा लगभग 43,000 गाँवों को 100% विद्युत यानी इनको इलेक्ट्रिसिटी में पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया गया है, यानी इनको इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया है। 100% गाँवों को राजस्थान में जितने भी राजस्व गाँव है, उसके अलावा लगभग 72,000 कृषि कनेक्शन जारी किए गए हैं राज्य सरकार द्वारा। और लगभग अभी विद्युत बोर्ड की बात करें तो इसमें लगभग 2 करोड़ के आसपास विद्युत उपभोक्ता है, यानी 196.22 लाख के आसपास। ठीक है, अब इसमें राजस्थान में एक चीज़ और इसमें नहीं है, पर मैं आपको बेसिक नॉलेज के बारे में बता रहा हूँ कि राजस्थान में जो विद्युत कंपनियाँ है वो 5 प्रकार की कंपनियाँ हैं, जिसमें 3 तो आपके डिस्कॉम है यानी वितरण कंपनीज है। ठीक है, अब उनकी बात कर लेते हैं कौन कौन सी है। देखिए, आपकी टोटल 5 कंपनीज है, जिसमें 3 तो आपके डिस्कॉम्स है और जो 2 कंपनी है आपकी, 2 कंपनी जो एक तो आपकी ट्रांसमिशन की है यानी प्रसारण की है, और एक आपका जो बिजली का उत्पादन किया जाता है उत्पादन की है।
अब इनमें से जो ट्रांसमिशन की कंपनी की बात करें तो ट्रांसमिशन कंपनी का नाम है राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। और जो उत्पादन करती है बिजली का उस कंपनी का नाम है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। और जो डिस्कॉम्स है यानी वितरण कंपनियां हैं डिस्ट्रीब्यूशन वितरण का या डिस्ट्रीब्यूशन का जो कार्य करती है कंपनी, उनमें जो एक तो है जेवीएनएल, इसको जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बोलते हैं। एक है आपका जेडीवीएनएल यानी जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। और एक आपका है अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड यानी एवीवीएनएल। ठीक है, तो 5 आपकी कंपनीज है जिसमें 3 तो आपका डिस्कॉम्स है, वितरण कंपनियां है, और एक आपका ये प्रसारण वाला है, और एक आपका उत्पादन वाली कंपनी है। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान में सोलर पंप और पावर प्लांट के पहल के बारे में बात करेंगे। यानी ये महत्वपूर्ण सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, तो आपको इसको अच्छी तरह से देखना है। तो राजस्थान में सोलर पंप और पावर प्लांट पहल के बारे में बात करेंगे। तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान कुसुम योजना की फुल फॉर्म है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कुसुम योजना की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान है। अब इसके बारे में बात करेंगे कि इसके कौन कौन से घटक अब तक जारी किए जा चुके हैं। तो घटक 1 के बारे में बात करेंगे और घटक 6 के बारे में बात करेंगे, और इस योजना में क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं, और क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या शर्तें हैं, उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। नेक्स्ट है, इसके तहत राज्य में किसानों की मदद हेतु ऑफ ग्रिड सोलर पंप और ग्रिड से जुड़े सोलर पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं। अब कुसुम घटक, इसमें पहला घटक है आपका घटक ए, यानी कुसुम घटक ए की बात कर रहे हैं। इसकी बात कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा, यानी जो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम है एक राजस्थान सरकार की कंपनी है, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन है। तो जो जो आपके पावर हाउस होते हैं 3311 वाले किलोवाट सब स्टेशनों के 5 किमी की परिधि में, यानी जो आपका जो 33 और 11 केवी का जो सब स्टेशन है उसके अगर 5 केवी में कोई भी किसान आता है, ठीक है, यानी 5 किमी की परिधि के अंतर्गत अगर कोई भी किसानों की बंजर भूमि हो तो उस पर आधा मेगावाट या 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। यानी आधा मेगावाट से लेकर 2 मेगावाट की क्षमता तक के जो विकेंद्रीकृत केंद्र है वो बंजर भूमि पर स्थापित करने का कार्य कुसुम परियोजना घटक 1 के अंतर्गत किया जा रहा है। अब इसके प्रथम चरण की बात करें तो प्रथम चरण में दिसंबर 2024 तक 602 मेगावाट क्षमता के 400 निवासी सौर ऊर्जा संयंत्रों का विद्युत क्रियान्वयन कर लिया गया है या किया जा चुका है। यानी लगभग 602 मेगावाट क्षमता का उत्पादन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिसमें से इतने किसानों से, यानी जो किसान हैं 400 निवासी किसानों से अनुबंध का कार्य भी किया जा चुका है। ये तो हो गया आपका कुसुम घटक ए। अब कुसुम घटक सी की बात करें, फीडर लेवल सोलराइजेशन की बात करें, तो अब इसका जो नोडल एजेंसी है, यानी इसकी जो नोडल एजेंसी राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम था, ठीक है, और इसकी बात करें तो इसकी नोडल एजेंसी दूसरी है। तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, यानी जो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है ने 4 लाख पंप सेटों को सौर ऊर्जा कारित करने का लक्ष्य रखा है। अब इस योजना के अंतर्गत बात करें तो चयनित कुल सब स्टेशन 5020 है, और सूर्यकरण हेतु लक्षित कृषि उपभोक्ता की बात करें 14.21 लाख कृषि उपभोक्ताओं को इससे लाभान्वित करने का कार्य किया जाएगा। सोलर पावर प्लांट की लक्षित क्षमता के बारे में बात करें तो लगभग 17,155 मेगावाट बिजली उत्पादित करने का लक्ष्य इस कुसुम घटक सी के अंतर्गत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजस्थान डिस्कॉम ने 1753 एसवीबी के लिए सफलतापूर्वक अनुबंध करने का कार्य कर लिया गया है। अब नेक्स्ट योजना फ्रेंड्स आपकी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। देखिए पहले ओवरव्यू के रूप में बात कर लेते पहले इस योजना के बारे में। तो ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली घर योजना है। तो इसमें यानी केंद्र सरकार द्वारा 13 फरवरी 2024 को इस योजना को लॉन्च किया गया था, यानी भारत सरकार द्वारा। अब इस योजना में क्या है कि सरकार जो भी इच्छुक व्यक्ति है वो अपने घरों में एक सोलर रूफटॉप के माध्यम से बिजली का उत्पादन कर सकता है, जिसमें सरकार 2 तरीके से लाभार्थियों को फायदा पहुंचा रही है। या तो उनको एक मुश्त लोन दे रही है, हालांकि उसमें लोन पे सरकार द्वारा ब्याज तो लिया जाता है, और 12 बैंकों के माध्यम से लोन दिया जाता है। अगर किसी को भी अगर ये रूफटॉप संयंत्र लगवाना है तो वो अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वो बैंकों से बगैर गिरवी रखे विदाउट मॉर्गेज 2 लाख रुपए तक का ऋण ले सकता है।
यानी इसमें ब्याज देना होगा, लगभग 6.75% की दर से ब्याज देना होगा। और इसके अलावा 12 बैंकों से आप ब्याज ले सकते हैं, ये तो आप लोन ले सकते हैं। इसके अलावा सरकार आपको 78,000 रुपये तक, यानी मैक्सिमम 78,000 रुपये तक आपको सब्सिडी यानी अनुदान देने का कार्य इस योजना के अंतर्गत करती है। अब इसमें मैक्सिमम 78,000 रुपये दिया जाता है और जो मिनिमम है वो 30,000 से लेकर 60,000 के बीच में दिया जाता है। अब इसमें डिपेंड करता है कि आप कितने किलोवाट तक का जो ऊर्जा संयंत्र लगा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको सब्सिडी दी जाती है। अब इसको देख लेते हैं। एंड इस योजना की बात करें तो शुरुआत इसकी, जैसा कि अभी बात कर चुके हैं कि इस योजना की शुरुआत 13 फरवरी 2024 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। उद्देश्य की बात करें तो 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाकर हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करना है। यानी इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव फ्रेंड्स, वो 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाकर हर महीने लगभग 300 यूनिट बिजली मुफ्त बिजली प्रदान करने का है। इसमें अनुदान राशि की बात करें मैक्सिमम 78,000 रुपये तक अनुदान सरकार द्वारा दिया जाएगा, यानी 3 किलोवाट या उससे अधिक तक। यानी अगर आप 3 किलोवाट तक का संयंत्र लगाते हैं तो आपको मैक्सिमम 78,000 रुपये तक का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करें, 5 लाख घरों में सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यानी ये परियोजना है आपकी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में। इसमें सरकार द्वारा 5 लाख घरों में रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने का लक्ष्य, सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने का लक्ष्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। मार्च 24 तक लगभग 3,000 उपभोक्ताओं के 15 मेगावाट सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित किए गए हैं। और इस योजना हेतु 75,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। यानी जो सरकार द्वारा ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च की गई है 13 फरवरी 2024 को, जिसमें सरकार द्वारा 75,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। कितने का किया गया फ्रेंड्स? 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब इस योजना की बात करें तो इस योजना में सबसे ज़्यादा टॉपर केरला है, महाराष्ट्र है और चंडीगढ़ है। ये यानी जो स्टेट और चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है वो काफ़ी अव्वल रहे हैं। यानी उन्होंने लगभग चंडीगढ़ ने तो 100% लक्ष्य, जो ये इस योजना का जो लक्ष्य है वो प्राप्त कर लिया है। यानी लगभग प्रत्येक घर में रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। और राजस्थान भी इस परियोजना में काफ़ी स्तर तक आगे है। अब इसमें नोट दे रखा है, दिसंबर 2024 तक 22,457 उपभोक्ताओं के लिए 111.77 मेगावाट सोलर रूफटॉप क्षमता स्थापित की जा चुकी है। इसमें नोट दे रखा है, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, यानी जो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के अंतर्गत कृषि उपभोक्ताओं को 1,000 रुपये प्रति माह, एक वर्ष में अधिकतम 12,000 रुपये का अनुदान प्रदान किया जा रहा था। यानी अभी इस योजना की बात करेंगे, जो मुख्यमंत्री कृषक ऊर्जा योजना है, उसमें जो 2 प्रकार से मुख्यमंत्री की योजना है। इसमें एक तो घरेलू कनेक्शन के लिए है और एक कृषि कनेक्शन के लिए है। अब कृषि कनेक्शन में यानी सरकार द्वारा प्रति माह 1,000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है, जिसमें मैक्सिमम 12 महीने का अनुदान आपका 12,000 रुपये का दिया जा रहा है। और 2,000 तक बिजली यूनिट है वो फ्री में राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं। इसके अलावा घरेलू की बात करें तो घरेलू में जो आपका 200 यूनिट है, 200 यूनिट आपको फ्री में दिए जा रहे हैं। अभी बात करेंगे, जैसे अभी आपका वो पीडीएफ आएगा उसमें बात करेंगे। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 23-24 की बजट घोषणा में इस योजना को मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना कृषि अनुदान के साथ विलय कर दिया गया है। इसमें ध्यान रखना कि जो वित्त वर्ष 23-24 था, बजट घोषणा में जो योजना थी मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना को कृषि अनुदान के साथ उसको विलय कर दिया गया है। अब इसके मुख्य बिंदुओं की बात कर लेते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या क्या है, यानी मेजर जो इसकी विशेषताएं हैं उसके बारे में देख लेते हैं। यानी रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने हेतु अनुदान का प्रावधान है। इसमें एक आपको अगर सोलर संयंत्र लगाना है तो इसमें गवर्नमेंट द्वारा अनुदान सब्सिडी आपको दी जाएगी लगभग 78,000 रुपये, मैक्सिमम आपको 78,000 रुपये की सब्सिडी इसमें दी जाएगी, 30,000 से लेकर 78,000 की। अब वो डिपेंड करता है आप कितने किलोवाट तक का संयंत्र लगा रहे हैं। आवेदकों को रियायती दरों पर बैंक ब्याज का प्रावधान है, यानी बैंक द्वारा ब्याज लिया जाएगा, फ्री में लोन नहीं दिया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु पंजीकरण, आवेदन, स्वीकृति तथा अनुदान 100% ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया द्वारा योजनाओं का प्रचार प्रसार करने का कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी बात कर रहे थे जिस योजना की, वो योजना आपके सामने आ चुकी है। तो फर्स्ट योजना आपकी मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, यानी मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना है। तो ये 2 प्रकार की है, एक तो कृषि अनुदान के लिए है, जो कृषि वाले किसान है उनके लिए है, और ये कि मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना घरेलू अनुदान के लिए है। यानी जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है और एग्रीकल्चर कंज्यूमर है, यानी कृषि उपभोक्ता और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सरकार द्वारा 2 योजनाएं लॉन्च की गई है। ठीक है, और उसकी विशेषताओं के बारे में देखते हैं।
तो इसके प्रोविजंस की बात करें तो 2000 यूनिट प्रति माह तक उपभोग करने वाले कृषि उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली दी जाएगी। यानी जो कृषि उपभोक्ता अपने खेतों में जो उनका संयंत्र होता है, यानी जो कनेक्शन लिया जाता है, अगर 2000 यूनिट प्रति माह तक अगर वो उनका कंजम्पशन कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, तब तक उनको बिजली फ्री दी जाएगी। अगर 2000 यूनिट से अगर वो ज़्यादा खर्च करते हैं तो फिर जो भी बिजली बोर्ड के नियम है, जो भी बिल के अकॉर्डिंग उनका बिल आएगा, अन्यथा 2000 यूनिट तो उनको बिल्कुल फ्री रखा गया है। इसके अलावा बिलिंग माह जून 2023 से योजना का लाभ, यानी इस योजना को जून 2023 से लागू किया गया है। कब से लागू किया गया? जून 2023 से लागू किया गया है। प्रतिमाह विद्युत उपभोग 2000 यूनिट से अधिक है तो मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के तहत उस माह विशेष में 1000 रुपये प्रतिमाह सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अब इसमें एक बता रखा है कि प्रतिमाह विद्युत उपभोग अगर आपका 2000 यूनिट से अधिक हो रहा है तो मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के तहत उस माह में विशेष में, यानी जिस माह में आपका उपभोग ज़्यादा हो रहा है 2000 यूनिट से, तो 1000 रुपये का सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा प्रदान इसमें की जाएगी। ये तो हो गई आपकी मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना कृषि अनुदान के बारे में। अब बात करेंगे मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली घरेलू अनुदान के बारे में बात करेंगे कि जो घरेलू उपभोक्ता होते हैं उनको कितने यूनिट फ्री दी जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, इसमें प्रावधान की बात करें तो 100 यूनिट तक मासिक विद्युत उपभोग करने वाले सभी उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली है। बिलिंग माह है जून 2023 योजना का लाभ है। प्रतिमाह विद्युत उपभोग की बात करें तो 200 यूनिट तक पहले 100 यूनिट के विद्युत शुल्क, फिक्स चार्ज और नगरीय उपकर के बिल में छूट थी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें प्रतिमाह विद्युत उपभोग 200 यूनिट से अधिक अगर कर रहे हैं तो पहली 100 यूनिट निःशुल्क रहेगी, परंतु जो अन्य उसके अलावा जो यूनिट है उन पे सभी शुल्क उपभोक्ताओं को वहन करना होगा। यानी आपको प्रतिमाह इस योजना में 200 यूनिट राज्य सरकार द्वारा फ्री दी जा रही है। अगर आप लोग 200 यूनिट से ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं, उपभोग करते हैं, तो 100 यूनिट ही आपको फ्री रखा जाएगा। उसके अलावा जो भी यूनिट है उसके ऊपर आपको बिलिंग का भुगतान करना होगा। ठीक है, दो योजनाओं के बारे में बात कर चुके हैं। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना कृषि अनुदान की बात कर चुके हैं, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना घरेलू अनुदान दोनों के बारे में बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं अक्षय ऊर्जा की। किसकी करते हैं? अक्षय ऊर्जा की। तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, यानी जो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड है, इसका स्थापना हुई थी साथियों 1985 में की गई थी। कब की गई थी? 1985 में की गई थी। तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड RRECL राज्य में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन करने हेतु भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है। क्या है? भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। ऊर्जा संरक्षण व ऊर्जा दक्षता में राज्य में प्रोत्साहित करने हेतु ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE राज्य की एक नोडल एजेंसी है। ठीक है, अब इसमें अक्षय ऊर्जा की बात करें तो जो ये ऊर्जा होती है, यानी सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोमास ऊर्जा है, यानी इनकी जो लाइफ की बात करें तो अनलिमिटेड इनकी लाइफ है। यानी इनके माध्यम से, यानी सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, बायोमास से कितना भी उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, यानी इनका जो अनुमानित जीवन काल है वो अनलिमिटेड है, इनसे कितना भी उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सौर ऊर्जा की बात करें तो सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता की बात करें तो 142 गीगावाट है। कितनी है? 142 गीगावाट की क्षमता है सौर ऊर्जा की। राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में अधिकतम सौर विकिरण तीव्रता लगभग 6-7 किलोवाट घंटे प्रति वर्ग किलोमीटर प्रतिदिन होती है। और अधिकतम सौर दिवस की बात करें तो राजस्थान में एक वर्ष में लगभग 365 दिवस धूप निकलती है, यानी 365 दिवस बिजली का उत्पादन सौर ऊर्जा के माध्यम से किया जा सकता है। तो यहाँ पे राजस्थान क्या है कि राजस्थान एक ऐसा स्टेट है क्योंकि यहाँ पे मरुस्थल है, मरुस्थल के साथ में यहाँ पे गर्मी की काफ़ी अधिकता पाई जाती है। तो यहाँ पे सौर ऊर्जा के रूप में देखें तो सौर ऊर्जा के परिस्थितियों के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे प्रतिकूल परिस्थितियाँ पाई जाती है, अनुकूल स्थिति पाई जाती है, प्रतिकूल स्थिति राजस्थान में नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे सौर ऊर्जा के रूप में काफ़ी बिजली का उत्पादन किया जा सकता है जिसकी संभावित क्षमता 142 गीगावाट है। पवन ऊर्जा की बात करें यहाँ पे तो 150 मीटर की ऊंचाई धरातल स्तर से लगभग 284 गीगावाट क्षमता है, यानी 150 मीटर के लगभग ऊंचाई पर जो पवन ऊर्जा संयंत्र लगाए जाते हैं तो वहाँ तक इनका बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो लगभग राजस्थान में 284 गीगावाट की क्षमता है। कितनी है? 284 गीगावाट की क्षमता पवन ऊर्जा से है। अगर बायोमास ऊर्जा की बात करें, जैविक द्रव्य ऊर्जा की बात करें तो राजस्थान में बायोमास ऊर्जा के प्रमुख स्रोत की बात करें तो सरसों की तूड़ी से बायोमास ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। विलायती बबूल यानी जूली फ्लोरा से बायोमास उत्पादन करने का कार्य
किया जाता है। ठीक है, तो इसमें देख चुके हैं कि अक्षय ऊर्जा की बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, यानी गैर पारंपरिक ऊर्जा के रूप में बात करें, यानी गैर पारंपरिक ऊर्जा उसे कहते हैं जिनकी देन हमें प्रकृति से मिली हुई है, जैसे सूर्य है, पवन ऊर्जा है, बायोमास ऊर्जा है। ठीक है, इनकी जो अनुमानित जीवन काल है वो अनलिमिटेड होता है, इनसे कितनी भी ऊर्जा उत्पादन की जा सकती है और इनमें किसी प्रकार की कोई लागत नहीं आती है। ठीक है, जो संयंत्र लगाने का खर्चा आता है वही आता है और जो बिजली का उत्पादन किया जाता है वो प्राकृतिक रूप से किया जाता है। यहाँ सौर ऊर्जा का रह गया था तो इसको देख लेते हैं। सौर ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। रूफटॉप संयंत्रों एवं ऑफ ग्रिड संयंत्रों के अलावा 22,476 मेगावाट क्षमता के ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं दिसंबर 2024 तक। और पवन ऊर्जा की बात करें तो 5209 मेगावाट क्षमता स्थापित क्षमता है, जिसमें 1690 मेगावाट हाइब्रिड क्षमता शुरू की गई है। 867 मेगावाट पवन क्षमता इसमें शामिल है। बायोमास की बात करें तो 128 मेगावाट क्षमता है, जिसमें 14 बायोमास ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। अगर पॉलिसीज की बात करें सरकार की, राजस्थान राज्य हाइड्रोजन नीति 2023 में लाई गई थी। कब लाई गई थी? हाइड्रोजन नीति 29 सितंबर 2023 में सरकार द्वारा लाई गई थी। राजस्थान राज्य हाइड्रोजन नीति की बात करें तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राजस्थान सरकार द्वारा राज्य हाइड्रोजन नीति कब लागू की गई। तो साथियों ध्यान ध्यान रखना है कि राज्य हाइड्रोजन नीति 29 सितंबर 2023 को राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गई थी। ठीक है, ये तो हो गई आपकी हाइड्रोजन नीति। अब दूसरी परियोजना की बात करते हैं। तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति कब लागू हुई थी? तो आपके जो अक्षय ऊर्जा नीति है वो 6 अक्टूबर 2023 को लागू हुई थी। कब हुई थी? 6 अक्टूबर 2023 को लागू हुई थी। और अगर सौर ऊर्जा नीति की बात करें तो आपकी सौर ऊर्जा नीति 2019 में लागू हुई थी। ठीक है, आपका ध्यान रखना है। यानी हाइड्रोजन नीति तो आपकी फ्रेंड्स 29 सितंबर 2023 को लागू हुई थी। ठीक है, और इसके अलावा सौर ऊर्जा की बात करें तो आपकी 2019 में लागू हुई थी। ठीक है, और अक्षय ऊर्जा की बात करें तो आपकी 6 अक्टूबर 2023 को लागू हुई थी। अब ग्रीन हाइड्रोजन नीति के बारे में बात कर लेते हैं विस्तार से। ग्रीन हाइड्रोजन नीति सरकार द्वारा अभी बात कर चुके हैं कि राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका जो लॉन्च किया गया था, इस नीति को 4 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया था। 4 दिसंबर 2024 को। यानी ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो ऊपर वाली हाइड्रोजन नीति थी। इसका मुख्य उद्देश्य 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देना है। इसके अलावा नीति के तहत 2019-30 तक 115 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन व 10 गीगावाट ऊर्जा भंडारण क्षमता स्थापित करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। अब इसमें सौर ऊर्जा भी शामिल है, पवन ऊर्जा भी है, बायोमास भी है, ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका लक्ष्य 2030 तक लगभग 2000 किलो टन प्रति वर्ष केटीपीए हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्राप्त करना है। ठीक है, अब इधर दे गया पहले 500 केटीपीए ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को ट्रांसमिशन और व्हीलिंग शुल्क पर 50% छूट से लाभ दिया जाएगा सरकार द्वारा। अब इसमें जो नवीकरणीय ऊर्जा पार्क नीति है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या नीति है सरकार द्वारा। तो यह निजी पार्क डेवलपर्स द्वारा सौर पवन हाइब्रिड पार्क के विकास को बढ़ावा देती है। इसका जो मेजर ऑब्जेक्ट की बात करें तो पावर ग्रिड में बिजली को निकालने के लिए सामान्य बुनियादी ढांचे का निर्माण इसके माध्यम से किया जाता है। ठीक है, अब एक आपकी कंपनी है राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड है, यानी इसको शॉर्ट में कहते हैं RRECL। ठीक है, राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड है, यानी यह नवीकरणीय ऊर्जा और सौर पार्कों के बुनियादी ढांचे के प्रबंधन विकास के लिए स्थापित की गई है। किसके लिए स्थापित की गई है? राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड है, वो नवीकरणीय ऊर्जा और सौर पार्कों के बुनियादी ढांचे के प्रबंधन विकास के लिए सरकार द्वारा स्थापित की गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं आपकी, यानी सोलर पार्क और मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट के विकास के बारे में देखेंगे कि सरकार द्वारा जो सोलर यानी सूर्य ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है वो राजस्थान सरकार में कितने टोटल पार्क है, कौन कौन से पार्क है, कहाँ पे वो स्थित है और उनके द्वारा कितना ऊर्जा का उत्पादन करने का कार्य किया जा रहा है या कितना विद्युत उत्पादन, कितना मेगावाट उत्पादन वहाँ पे किया जा रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सोलर पार्क कार्यक्रम की बात करें तो आपका जो फर्स्ट, ये क्वेश्चन काफ़ी बार 2012-13 से एग्जाम में आ रहा है। तो फर्स्ट जो पार्क लगा था सोलर पार्क वो भड़ला फलोदी में लगा था। भड़ला फलोदी में 2245 मेगावाट का, फ्रेंड्स कितने का लगा था? 2245 मेगावाट का सर्वप्रथम जो
सोलर पार्क लगा था, वो बड़ला फलोदी में लगा था। तो 2245 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क 4 चरणों में विकसित किया गया है। कितने चरणों में विकसित किया गया है? जिसमें चारों चरणों में अलग अलग कंपनियों द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, अब इसमें अलग अलग उत्पादन चारों चरणों में अलग अलग प्रकार से किया गया है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला फर्स्ट है आपका बड़ला सोलर पार्क फेज फर्स्ट। तो इसमें 65 मेगावाट क्षमता का उत्पादन किया गया था। इसमें राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड RRECL की सहयोगी कंपनी के द्वारा इसको विकसित किया गया है। इसके द्वारा विकसित किया गया, इसे राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा किया गया है। इसके अलावा बड़ला सोलर पार्क फेज द्वितीय, जो आपका सेकंड फेज है, यानी ये तो आपका फर्स्ट फेज हो गया और ये है फ्रेंड्स आपका सेकंड फेज। तो बड़ला सोलर पार्क फेज सेकंड में 480 मेगावाट का उत्पादन किया जा रहा है। यानी फर्स्ट फेज में था आपका 65 मेगावाट का उत्पादन हुआ है। और सेकंड फेज की बात करें, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बड़ला सोलर पार्क फेज सेकंड में कितना उत्पादन किया जा रहा है। तो इसमें 480 मेगावाट का उत्पादन है। अब इसमें जो कंपनी की बात करें, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड RSDCL के द्वारा विकसित किया गया है। यानी इसमें कंपनी दूसरी थी और इसमें ये अलग कंपनी RSDCL के द्वारा। ठीक है, अब बड़ला सोलर पार्क के फेज थर्ड की बात करें, तो आपका जो थर्ड फेज है, अब इसमें 1000 मेगावाट का उत्पादन किया जा रहा है। कितना किया जा रहा है? 1000 मेगावाट का उत्पादन किया जा रहा है। यानी फर्स्ट में तो आपका नाम मात्र 65 मेगावाट था, फिर बढ़ के 480 हुआ। ठीक है, और फिर लास्ट में आपका 480 हुआ, यानी सॉरी सेकंड में 480, फर्स्ट में 65 और थर्ड फेज था उसमें 1000 मेगावाट का उत्पादन किया जा रहा है। वो जो आपका लास्ट फेज है चौथे नंबर का, उसमें इससे कम हो रहा है उत्पादन। तो इसका उत्पादन हो रहा है वो 500 मेगावाट का किया जा रहा है। कितना किया जा रहा है? 500 मेगावाट। अगर इन तीनों का टोटल कर लेंगे, 65 प्लस 480 प्लस 1000 प्लस 500, तो आपका ये टोटल 2245 मेगावाट आ जाएगा। यानी ये राजस्थान सरकार की बहुत ही बड़ी परियोजना है। सोलर पार्क कार्यक्रम की दृष्टि से देखें तो बहुत बड़ी परियोजना है। बड़ला फलोदी में इस पार्क की स्थापना की गई है, जिसमें 4 चरणों में इसको कंप्लीट किया गया है। इसमें फर्स्ट चरण में 65 मेगावाट का उत्पादन किया गया था। सेकंड चरण में आपका 480 मेगावाट का उत्पादन किया गया है। तृतीय चरण यानी थर्ड चरण में, थर्ड स्टेज में आपका 1000 मेगावाट का उत्पादन किया गया है। और जो आपका लास्ट फोर्थ चरण है उसमें 500 मेगावाट का उत्पादन किया गया है। और इसमें जो कंपनी है आपकी, यानी थर्ड वाले में तो आपकी कंपनी थी वो सूर्य ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड सूरज द्वारा विकसित किया गया है। और अगर आपका जो चौथा फेज है उसको मेसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। यानी अडानी कंपनी के माध्यम से इसको विकसित किया गया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये आपका ये कंप्लीट होने वाला है, ज़्यादा लास्ट 5 मिनट का और वीडियो रहा है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था। ठीक है, तो अब आगे से तो थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, लगभग 45-40 मिनट के आसपास रखेंगे, क्योंकि उसमें स्टूडेंट बोरिंग हो जाते हैं। तो आपका लास्ट है, तो MNRE की सौर पार्क योजना के अंतर्गत 5 सौर पार्कों का जो विकास का चरण है वो निम्नानुसार है। इसके अलावा जो बड़ला आपका यानी बड़ला फलोदी में जो पार्क का विकास किया गया था सोलर पार्क का, वो 4 चरणों में हुआ था। ठीक है, किस स्टेज में हुआ था? 4 स्टेज में हुआ था। अब इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा 5 सौर पार्कों का और विकास करना है। कितनों को करना है? 5 सौर पार्कों का विकास करना है, जिसमें एक तो आपका फर्स्ट आ गया फलोदी पोखरण में किया जाएगा, सोलर पार्क बनाया जाएगा जिसकी 750 मेगावाट की क्षमता रहेगी। और फतेहगढ़ एक जैसलमेर में किया जाएगा, यानी ठीक है, तो इसकी 1500 मेगावाट की क्षमता रहेगी। थर्ड आपका नोक सोलर पार्क 925 मेगावाट का बनाया जाएगा। इसके अलावा पूगल बीकानेर में 2450 मेगावाट का ये काफ़ी बड़ा सोलर पार्क बनाया जा रहा है पूगल बीकानेर में। इसके अलावा बोडाना सोलर पार्क 2000 मेगावाट का बनाया जा रहा है। यानी बड़ला के अलावा, बड़ला फलोदी के अलावा 5 सौर पार्क और विकसित किए जा रहे हैं, जिसमें एक तो फलोदी पोखरण में 750 मेगावाट का है, फतेहगढ़ में 1500 मेगावाट का है, नोक सोलर पार्क 925 मेगावाट का है, पूगल यानी बीकानेर में 2450 मेगावाट का है, और इसके अलावा बोडाना सोलर पार्क आपका 2000 मेगावाट का है। ठीक है, अब इसमें कंपनियों की बात करें तो कौन इसमें पार्टनर कंपनी है? तो परियोजना मेसर्स एसएल सूर्य ऊर्जा कंपनी राजस्थान लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। राजस्थान सरकार और एसएल इंफ्रा लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम है। स्थापित क्षमता 450 मेगावाट की है। ठीक है, फतेहगढ़ की बात करें तो संयुक्त उद्यम जॉइंट वेंचर है, मेसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। स्थापित क्षमता इसकी 896 है। नेक्स्ट बात करें राजस्थान सोलर पार्क की, इसमें नोक में राजस्थान सोलर पार्क कंपनी है। इसके अलावा
ये इसमें राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड RSDCL है, और इसकी जो स्थापित क्षमता है 190 मेगावाट है। अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जिसकी मैक्सिमम क्षमता है 925 है। और पूगल की बात करें तो मैक्सिमम क्षमता 2450 मेगावाट है, जिसमें राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा 3 चरणों में इसको विकसित करने का कार्य किया जाएगा। और बोडाना की बात करें तो जैसलमेर में राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, यानी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है किस कंपनी द्वारा इसका विकास किया जा रहा है या किस कंपनी द्वारा इसको स्थापित किया जा रहा है, तो राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड RSDCL कंपनी द्वारा इसका विकास किया जा रहा है। ठीक है साथियों। हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल की बात करें तो वर्ष 2024-25 के संशोधित बजट में राजस्थान सरकार ने हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल HAM के तहत सरकारी भवनों को रूफटॉप सोलर RTS से स्थापित करने की घोषणा की है। क्रियान्वयन इसका, यानी जो 2024 और 25 का बजट था, संशोधित बजट में राजस्थान सरकार द्वारा HAM स्कीम के आधार पर जो सरकारी कार्यालय हैं, ठीक है, सभी सरकारी कार्यालयों में रूफटॉप संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। यहाँ की वहाँ पे जो भी बिजली का उत्पादन किया जाएगा वो उसी उत्पादित बिजली को उपभोग उसी कार्यालय में किया जाएगा। तो लगभग सभी सरकारी कार्यालयों में रूफटॉप स्कीम या रूफटॉप संयंत्र स्थापित करने का कार्य किए जा रहे हैं। और जो इसका क्रियान्वयन है, नोडल एजेंसी की बात करें, यानी इसको इम्प्लीमेंटेशन का कार्य करेगी राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड द्वारा किया जाएगा, यानी RRECL कंपनी के माध्यम से किया जाएगा। और ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम की बात करें तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम RREC ऊर्जा संरक्षण एवं ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। यानी ऊर्जा संरक्षण यानी ऊर्जा का किस प्रकार से संरक्षण करना है, ठीक है, ऊर्जा की किस प्रकार से बचत करनी है, किस प्रकार से ऊर्जा का उत्पादन करना है, आदि चीज़ों की निगरानी रखने के लिए जो इसकी नोडल एजेंसी है, वो नोडल एजेंसी इसकी फ्रेंड्स कौन है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। कौन है? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम RREC, यानी राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपका एनर्जी वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जिसमें डिटेल से बात कर चुके हैं कि राजस्थान की वर्तमान में दिसंबर 2024 के आंकड़ों के अनुसार अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी है, ताप से कितनी है, जल से कितनी है, इसके अलावा गैस से कितनी है, एटॉमिक एनर्जी कितनी है, ठीक है, बायोमास, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सबकी डिटेल से बात कर चुके हैं। और राजस्थान में दिसंबर 24 के अकॉर्डिंग 26,000 के आसपास विद्युत उत्पादन क्षमता मेगावाट है, ठीक है। और इसके अलावा जो राज्य सरकार के द्वारा कौन सी स्कीम चलाई जा रही है, भारत सरकार द्वारा कौन सी स्कीम चलाई जा रही है, मुख्यमंत्री किसान की योजना है, इसके अलावा मुख्यमंत्री घरेलू सब्सिडी योजना है, और इसके अलावा कुसुम घटक ये, घटक C, इसके अलावा प्रधानमंत्री मुफ्त घर बिजली योजना के बारे में डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर यानी अध्याय 2 चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे, जिसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, सड़क निर्माण के बारे में बात करेंगे, राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में बात करेंगे। ठीक है साथियों, तो आपका चैप्टर कंप्लीट अभी हुआ नहीं है, यानी आपका जो 2 वाला चैप्टर है उसमें जो आपका एनर्जी वाला पार्ट था वो एनर्जी वाला कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।